आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजंस फॉर फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। मतलब कि बोर मॉडल के फेल होने का क्या क्या रीज़न था। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा, हमने पिछले क्लास में पढ़ा हाइजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसमें उन्होंने बताया किसी भी पार्टिकल का अगर वो मोशन में है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम लोग पता नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, एक साथ पता नहीं कर सकते हैं। अलग अलग पता कर सकते हैं बट एक साथ पता नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो बोर का मॉडल था वो क्या था, प्योरली पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर पे बेस्ड था। इसमें कहीं भी वेव नेचर ऑफ मैटर या फिर मैटर का कोई वेव नेचर ऐसा हो सकता है ये कहीं मेंशन्ड ही नहीं था। वो प्योरली इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल कंसिडर करके मॉडल दिए थे। तो जैसे ही डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आया, जिसको डी ब्रोग हाइपोथेसिस कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग था कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसका एक वेव कैरेक्टर भी होता है जिसको कि हम लोग जिसका वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं h/p से। ठीक है। उसके बाद क्या था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या था कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन h/4π, यानी कि किसी भी पार्टिकल का हम लोग मोमेंटम और पोजीशन एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम क्या था, अगर ठीक है हम लोग नहीं निकाल सकते तो उससे बोर मॉडल को क्या फ़र्क पड़ा ये समझते हैं। तो सबसे पहला एक लाइन में मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर हम किसी चीज़ का पोजीशन एग्जैक्टली निकाल ही नहीं सकते हैं तो उसका पाथ कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उसका कोई पाथ होता है। बोर मॉडल में क्या था कि एक फिक्स पाथ है, ऐसे करके एक पाथ है, ये वाला देख लीजिए, ये जो पाथ है ये एक फिक्स पाथ है। ठीक है, ये एक फिक्स पाथ था ऐसे करके। तो जब इसका पोजीशन, हमको इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ही नहीं पता है तो वो पाथ कैसे फिक्स पाथ कैसे हो गया। ठीक है ना। अगर एक बहुत बड़ा मैदान है, एक मैदान है, ठीक है, और आदमी को अगर कोई किसी भी पर्सन को इस पार से उस पार जाना है तो अगर कोई नहीं देख रहा है तो कैसे डिसाइड करेगा कि वो किस पाथ से गया होगा। हो सकता है वो ऐसे भी जा सकता है, हो सकता है वो ऐसे भी गया हो सकता है वो ऐसे भी गया हो। हाँ, लेकिन अगर एक रोड बना हुआ है, ऐसे करके एक रोड बना हुआ है इस पे अगर, तो हाँ ये पता होगा हमको कि ये ऐसे करके इसी रोड पे गया होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे था कि अगर हम किसी चीज़ का पाथ ही नहीं पता है, किसी चीज़ का हमको फिक्स्ड पोजीशन ही नहीं पता है तो उसका पाथ आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, ये जो ऑर्बिट था, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया कि ऑर्बिट फिक्स होता ही नहीं है, कोई फिक्स ऑर्बिट हो ही नहीं सकता है क्योंकि किसी भी चीज़ का पोजीशन ही पता नहीं है तो फिक्स्ड ऑर्बिट कहाँ से हो गया। बस इतना सिंपल सा बात था और इसी की वजह से उनका बोर मॉडल फेल हो गया। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए, ये एक क्लाउड कह सकते हैं इसको, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्लाउड हो गया। ये बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एक लाइन था, लेकिन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने के बाद ये डिसाइड हुआ कि एक क्या बोल सकते हैं, एक वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम में ट्रेवल करता है, ये कोई फिक्स पाथ पे ट्रेवल नहीं करता, ये एक एरिया इतना ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेवल करता है जिसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं कि इतना दूर में कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये पूरा जो रीजन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। इसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, ये पूरा इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रीजन में कहीं भी हो सकता है। तो यही पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट था। अब समझते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स पे ही क्यों अप्लाई होता है, बड़े ऑब्जेक्ट पे क्यों फेल हो जाता है। ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 एग्जांपल्स लिया है। सबसे पहले ये समझ में आ गया कि क्यों फेल हुआ, तब समझते हैं कि वो 2 जगह अलग अलग क्यों काम करता है। जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो हर जगह क्यों नहीं काम करता है, वो सिर्फ माइक्रो ऑब्जेक्ट्स पे भी जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, ये सब पे ही क्यों काम करता है। तो इसके एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे 2 अलग अलग कंडीशन लिया है, एक लिया है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का और एक इलेक्ट्रॉन का लिया है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक मतलब जो कि 10⁻⁻⁶ से बड़ा हो उसका रेडियस, ये हो गया मैक्रोस्कोपिक। तो चलिए इसका मास हम ले लेते हैं 0.1 kg यानी कि 100 ग्राम, और इसका वेलोसिटी सपोज ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल एक गेंद है, वो एक बॉल आप इसको मान सकते हैं। तो इसका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होना चाहिए h इंटू h/4π से ज़्यादा या बराबर। तो इसका चलिए हमको मोमेंटम तो पता है, मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो पोजीशन का अनसर्टेनिटी हम लोग निकालते हैं कि पोजीशन में कितना अनसर्टेनिटी आ सकता है। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, h/4π डिवाइड बाई डेल्टा पी। तो डेल्टा पी कितना हुआ, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका डेल्टा पी। h का वैल्यू हमको पता है, 4π का वैल्यू पता है और डेल्टा पी का वैल्यू पता है। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना आया, 5.1 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। ये लगभग 0 ही है, मतलब इसको 0 हम लोग मान सकते हैं।
5.1 इंटू 10⁻, अगर -35 है, 35 मतलब समझ सकते हैं ना कि इसका कोई वजूद ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा है कि इसको हम लोग ज़ीरो मान सकते हैं। ये नेग्लिजिबल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी नेग्लिजिबल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल भी 10⁻12 के बाद नेग्लिजिबल माना जाता है। तो ये सपोज एक तरह से नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो है, जो कि बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम नहीं करता है, क्योंकि वो लगभग ज़ीरो ही हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है कैलकुलेट करने का। लेकिन अगर एक हम इलेक्ट्रॉन का केस लेते हैं, हमको इलेक्ट्रॉन का मास पता है और एक हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी पता है, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पता ही होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n ये होता है। तो हमने यहाँ पे Z और n दोनों का वैल्यू एक लिया, मतलब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का, तो उसका वैल्यू वेलोसिटी इतना आ गया 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे फिर से डेल्टा एक्स निकालते हैं, तो डेल्टा एक्स के लिए क्या था h/4 पाई इंटू मास इंटू वेलोसिटी, ये हो गया p। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आया 2.64 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ये देख सकते हैं आप कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये नेग्लिजिबल नहीं है, वेवलेंथ के ऑर्डर का है, ये वेवलेंथ का ऑर्डर होता है 10⁻10, तो ये उसी ऑर्डर का है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि उससे 1000 गुना या 1,00,000 गुना छोटा है, ये लगभग उसी के आसपास का है, 4 या 5 गुना आगे पीछे है। तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल नहीं मान सकते माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। इसलिए इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मानना पड़ता है, और इसीलिए बोर का मॉडल फेल हुआ। क्योंकि नॉर्मल अगर हम ऐसा बात है तो हम किसी चीज़ का पाथ नहीं बता सकते ना, अगर ये हर जगह वैलिड होता तो हम लोग किसी चीज़ का पाथ हम लोग डिफाइन नहीं करते। हम लोग बुलेट का भी पाथ डिफाइन नहीं करते, अगर कोई बुलेट ऐसे करके जा रहा है तो इसका भी पाथ हम लोग डिफाइन नहीं करते। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, हम लोग बुलेट का पाथ डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक मतलब होता है 10⁻6 से, जिसका 10⁻6 से रेडियस जिसका बड़ा हो। तो इसी की वजह से बोर मॉडल फेल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के केस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रहा था, मतलब कुछ फिक्स वैल्यू आ रहा था जिसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इस वजह से उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पाथ नहीं हम लोग बता सकते हैं। उसका एक रीजन बता सकते हैं कि शायद इस रीजन में हो, लेकिन वो एग्जैक्ट पाथ जो कॉन्सेप्ट था वो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो वैलिड है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, बट इनवैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रोस्कोपिक के लिए जो 10⁻6 से जिसका रेडियस बड़ा है उसके लिए वैलिड नहीं है, और माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड है। तो वही लिखा है कि सो वी कांट फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, दैट मीन्स द ऑर्बिट कांट बी ट्रेस्ड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट इज नॉट ट्रू। तो जब ऑर्बिट को हम ट्रेस नहीं कर सकते तो ये फिक्स्ड ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ही गलत है। इसके वजह से बोर मॉडल ऑफ एटम को नेग्लेक्ट किया गया, और आगे जाकर के पढ़ा गया वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि आज तक वैलिड है, और हम लोग उसी के मतलब वही मॉडल के अनुसार आगे स्टडी करेंगे, और वही मॉडल आज तक फॉलो हो रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स कैसे आता है वो भी पढ़ेंगे, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग को भी पढ़ना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछिए, हम लोग जितना जल्दी हो सके उसको क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।